न्यूज, सच जरूरी है। दर्शक नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सिलीगुड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर दो गुटों में हिंसात्मक झड़प। मुंबई में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन तेज। राजनीति से संन्यास के बाद क्या है अमित शाह का फ्यूचर प्लान? तो खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर दो गुटों में हिंसात्मक झड़प। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के बागराकोट इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सुरक्षा बल तैनात कर दिए। फिलहाल घटना की विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि विवाद टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर विवाद के कारण हुआ। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और शांति बहाल करने के प्रयास में लगी हुई है। लड़की लोग को टोकता है, हम लोग का बहन जब चलता है। फिलहाल बंद कर दो। गोंडी लग रहा है, मैं सीधा लेकिन কত বড় ঢিল চালাচ্ছে ঢিল না, এটা কালবার দিয়ে মারছে। আমাদের কাছে মরম হয়েছে, নিজে আছে, আমরা বের করি। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। महाराष्ट्र आजाद मैदान में जारी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बीच एनसीपी एससीपी के विधायक रोहित पवार ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के 10 महीने बाद भी शिक्षकों को वह अनुदान नहीं मिला है जिसका वादा किया गया था। विधायक ने बताया है कि कल यहाँ लगभग 12,000 शिक्षक विरोध में जुटे थे, जो अब बढ़कर 18,000 तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कल गिरीश मचान ने शिक्षकों से आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाकर उनकी मांगे मानेंगे। कल पूरी रात आपने शिक्षकों के साथ बिताई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप संदेश देंगे? देखो 14 अक्टूबर 2024 मतलब जो इलेक्शन है विधानसभा का जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसके आचार संहिता लगने के एक दिन पहले एक जीआर निकाला गया था इन टीचर्स के बारे में। वो जीआर ऐसे था कि अनुदान इन सब जो टीचर्स है उनको वो मिल जाएगा, लेकिन 10 महीना हो गए, मतलब उसके बाद इलेक्शन हो गया, उनको वोट्स मिल गए, सत्ता में आ गए, सरकार स्थापन किया, लेकिन 10 महीना हुआ है, उनको अभी तक वो अनुदान मिला नहीं।
फर्स्ट अधिवेशन हो गया, दूसरा हो गया, अभी तीसरा चालू है। तब ये जो टीचर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि अभी एक साथ आने की जरूरत है। इसलिए अगर आप देखो कल 12,000 लोग थे, अभी 18,000 लोग हैं। बहुत बड़े संख्यों में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कल जब मैं इनसे मिला, उनको हमने शब्द दिया था, ये तो जो आंदोलन है वो सब टीचर्स ने वहाँ पे उठाया है, हमने उनको सपोर्ट किया है। तो जो शिक्षक निर्णय लेंगे हमारा सपोर्ट रहेगा। उनका एक निर्णय था, यहाँ पे हम बैठ के रहेंगे। कल रात भर मैं खुद यहाँ पे था। कल शाम को यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के बाद महाजन साहब जो मंत्री है यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे जो शिक्षक है उनको शब्द दिया कि अभी दूसरे दिन मतलब आज 11, 12, 1 के टाइम के आसपास मुख्यमंत्री और दोनों डीसीएम एक मीटिंग बुलाएंगे। वहाँ पे यहाँ के जो प्रतिनिधि है शिक्षक वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे चर्चा होके जो मांगनी या डिमांड्स ये जो टीचर्स के वो पूरी डिमांड्स हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे वहाँ पे कहा गया है। गिरीश महाजन जी ने ये जो आश्वासन दिया है कि नई बात होगी, वो जो ब्रिज बनने का जो हमेशा बनते हैं महाजन साहब, अब इससे आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि शरद पवार साहब भी यहाँ आगे जाए। देखो 12,000 लोग कल थे, अभी 18,000 लोग हैं। ये विषय 70,000 टीचर्स का है, तो धीरे धीरे 2-3 दिन में ये जो आंकड़ा है वो 70,000 तक जा सकता है। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि अपने मम्मी पापा को, पिताजी को, अपने बेटों को, बेटियों को अगर यहाँ पे लेके आए, वो आंकड़ा 1 लाख के आगे जा सकता है। ये सरकार को वो अफोर्ड नहीं होगा। इसलिए ये सरकार 100% आज कुछ न कुछ तो पॉजिटिव निर्णय ये जो हमारे टीचर्स है उनके बारे में लेंगे। अगर वो डिमांड जो हमारी है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो ये सरकार को बहुत बड़ी कीमत, पॉलिटिकल कीमत वहाँ पे मोड़नी पड़ेगी। टीचर्स का इतना बड़ा सवाल यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बड़े मुद्दे हैं, क्या इनको भाषा मराठी को लेकर भटकाया जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो, इनको बताया गया था इलेक्शन के पहले, शब्द दिया था जीआर के माध्यम से कि आपको हम अनुदान देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन हो गया और इलेक्शन होने के बाद अब 10 महीना हो गया, अभी तक उनको अनुदान नहीं दे रहे। तो ये सरकार ने जो शब्द दिया था उसके बारे में ये आंदोलन है। अभी किसानों को उन्होंने शब्द दिया था कि आपके हम लोन वेवर देंगे, अभी तक लोन वेवर नहीं हुआ। हमारी जो लाड़की बहना थी उनको बताया था 1500 से 2100 तक लेके जाएंगे, वो वहाँ पे शब्द पूर्ण नहीं किया। तो इन लोगों का और महाराष्ट्र के तमाम जनता का कहना है ये सरकार झूठ बोलते हुए सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद लोगों को ये भूल गई है। तो ये आंदोलन इस सरकार को याद दिलाने के लिए है कि आपने ये शब्द दिया था जो आपको पूरा करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, और आदित्य ठाकरे भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, आपकी महाविकास आघाड़ी की अभी क्या भूमिका है, क्या मैसेज करवा करना? महाविकास आघाड़ी तो इन सबको सपोर्ट कर रही है। हमारा कहना है कि ये सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट कर रहा है। अभी शक्ति मार्ग जो 85,000 करोड़ का ये सरकार करने वाली है, वहाँ पे गडकरी साहब ने नेशनल हाईवे ने ऑलरेडी एक रोड बना के रखा है। तो 85,000 करोड़ रुपीस क्यों आपको खर्चा करना है? तो इनको 1000 करोड़ दे सकते हो, किसानों को मदद कर सकते हो, लाड़की बहना को मदद कर सकते हो। महाविकास आघाड़ी एक कॉमन मैन के साथ है, कॉमन पर्सन के साथ है, लेकिन ये सरकार कॉन्ट्रैक्टर के साथ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनीति से संन्यास के बाद क्या है अमित शाह का फ्यूचर प्लान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र की माताओं, बहनों और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकारिता संवाद में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी खुलासा किया। शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में बताया कि मैंने तो तय किया है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। प्राकृतिक खेती इस प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी से 2021 से स्थापित सहकारिता मंत्रालय, माननीय सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता का ढांचा मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री जी का। तो आज पैक्स, दूध मंडली, मत्स्य मंडली, अभिनव सहकारी समिति, महिला किसान,
पशुपालक बहनें, व्यवस्थापक, सहकारिता से जुड़ी युवा महिलाएं, ऐसे विविध सहकारी प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सब उत्सुक और उत्साहित हैं माननीय मंत्री जी के साथ संवाद के लिए। माननीय मंत्री जी के अनुमति से हम ये संवाद का आरंभ करते हैं। वैसे एक तो डरे बगैर बोलना और सच बोलना। जो सच है, आपकी कठिनाइयां हैं, आपको फायदा हुआ है या तो आपके सुझाव है, क्या करना चाहिए। 1 बजे कौन आएगा? वो है ना? डरे बगैर बताइए। 52 मिनट। और आप बताएंगे तो आपके जैसी कई बहनें और आपके जैसे कई पैक्स के लोगों को ये सुधार का फायदा मिलेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी योजनाएं पैक्स के जो मेंबर है या डेयरी के मेंबर है या मत्स्य पालन मंडली के मेंबर है, उनके फायदे के लिए। तो सरकार ने जो योजनाएं करी, इसका अच्छा अनुभव है तो वो भी बताइए। गुजरात में तो मैं जानता ही हूं कि सबकी संपन्नता बहुत बड़ी है। जिन्होंने दूध के व्यवसाय के साथ गुजरात में जुड़े, वो सबकी संपन्नता बड़ी है। मेरे गांव में जब डेयरी नहीं थी तब 3 मकान थे पक्के, और डेयरी आने के बाद 5 साल में मेरे गांव में कच्चे मकान सिर्फ 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी मीरलबेन आशा भाई रबारी, जो कि मकपत विस्तार ऊंट उछेरक मालधारी सहकारी मंडली लिमिटेड से हैं। मैं मीरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नजर नजर में फर्क होता है, नजरिए में भी फर्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूंगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देखा। बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूंगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियां हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊंट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं। तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहां भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूंगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन
और ऊँटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद आगे बढ़ते हैं। नौगांव पैक से हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी है रुचिका परमार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन महान माननीय मंत्री जी एवं यहाँ पर आसीन भाई बहनों एवं मुझसे बड़े आदरणीय माता पिता की उम्र के उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हो? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहां पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर की जमीन है तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर है। आप डिटेल देखकर जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। CSC पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो ATM आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम है जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बाइलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ, कैसा, कितना टर्नओवर कितना होता है? सर अभी 15 करोड़ का अपन कर रहे हैं। 15 करोड़ का होता 15 है। करोड़ का। इसमें से खाद का कितना है? खाद का अपना समथिंग 3 करोड़ 3 करोड़ का है और बाकी नगद का अपन वितरण करते हैं। तो अच्छा है व्यापार आपका। हाँ, शुभकामनाएं रुचिका जी। और अब हमारे बीच है नोजीबेन नितिश भाई चौधरी जो कि बनासकांठा गुजरात से। और सब हमारे गांव में आप आए थे, तब से हमारे गांव में माइक्रो ATM की शुरुआत हुई। पहला हमारे गांव में कोई माइक्रो ATM के और कोई नहीं थे, इसलिए हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। आपको मालूम है माइक्रो ATM में नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो ब्याज कोई ना लगे। सभी मेंबर बन गए हैं? सभी मेंबर को मिलता है ना? सभी मेंबर नहीं है। तो हमारे ग्राहक मित्र છે, ડેરીમાં ગ્રાહક મિત્ર છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ 250 लोग बने। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी हमारी मंडी में? 12,000 लीटर। 12,000 लीटर? हाँ। पहला हमारी डेयरी में જ્યારે हमारी मंडली में गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 लीटर દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એકનો 1 વર્ષનો 1 કરોડનો दूध આવે। हमारी 1 करोड़? हाँ।
भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। માઇક્રો એટીએમ ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબ નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था અમને और 50,000 उन्होंने बड़ी રૂપિયાનો क्रांति ક્રેડિટ કાર્ડ करी। પણ આપ્યો છે। आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ हैं सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा। इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपए से उनको बचत करना सिखाया। आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर हम पहले तो महिला सभी को 50-50 रुपए इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूं करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1000 रुपया किया मासिक, 2000 यूं करके 3, 4, 5,000 तक महिला को मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी। 600 महिलाएं। और हाँ। कितना पैसा जमा हुआ है? अभी सर हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई हमारी महिलाओं की। अरे वाह, हाँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने सर। सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। सभी उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर सभी महिला को हम ऋण देते हैं क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी लिए। वसूली आ जाती है? हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो। सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं सर, आया? हमारे कभी भी 1 भी रुपया नहीं डूबा है। सभी महिलाएं हमारे काम करती है, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर काम कितनी महिलाएं करती है? हम 2 ही कर्मचारी हैं हमारे। 2 ही कर्मचारी? हाँ, और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर लाइसेंस बनाया जाए। आप वहाँ लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा। हाँ। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला। सर डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया। वो आप लिखवा दीजिए। बहुत कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा देगी। हाँ सर, आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ सर, मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ सर, हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिला हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हो। मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नई युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं। तो अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है सोसाइटी से।
और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग में कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूं समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन दूसरे आसपास वालों को मालूम पड़ता है। आसपास वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूं पहले गेहूं चने बोते थे, अब गेहूं चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए हैं। खरीफ में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है, सोयाबीन बोया है, मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, मालूम है आपको? हाँ, खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं, हैं? मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते हैं। मंडी को मत भेजिए आप, दो संस्था हाँ? है भारत सरकार की जी। ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जी। वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस हाँ। दृष्टि से अच्छा। कि एमएसपी के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन दो चीजों पे दो चीजें खरीद लेगी। और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगी। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ, फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया तो आपको दाम मिल जाएगा। ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार के ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ जी। कितने लोग मेरी बात समझे हैं? कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है। अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है। हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की। मजदूरी बहुत ज्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी। अच्छा। जो सारे प्रयोगों को संकलित कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही है। मेरी 2-3 बैठकें इसके ऊपर हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल में हर कोऑपरेटिव, जो दूध कोऑपरेटिव है, उसका गोबर, जैसे बहन जी ने कहा कि ऑर्गेनिक खातर बनाने के लिए उपयोग होगा, गैस बनाने के लिए उपयोग होगा और कई प्रकार के उपयोग उसमें से होंगे। और आने वाले दिनों में गांव में 500 परिवार मानो दूध उत्पादन का काम करते हैं। इसमें से 400 कोऑपरेटिव में होंगे, 200 प्राइवेट दूध वाले को दूध बेचते होंगे। उनके पशु के गोबर का काम भी हम कोऑपरेटिव को दे देंगे। उनके टीकाकरण का काम भी करेंगे, पशु आहार देने का काम भी करेंगे। तो सभी लोगों ने अपनी जिला डेयरी के साथ संपर्क बनाए रखें। 6 माह में सारी योजनाएं कॉन्क्रीट स्वरूप लेकर आपकी कोऑपरेटिव तक पहुंच जाएगी। परंतु मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध किया है। और उसी के पैटर्न पर, जैसे आनंद से बहन जी आई, उन्होंने क्या, इनके गांव में लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन रुके थे, त्रिभुवन काका उनके साथ में रुके थे
और शास्त्री जी को उन्होंने कन्विंस किया कि ये सिर्फ गुजरात में क्यों, इसके आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से आज 19 राज्यों में इस प्रकार की कोऑपरेटिव दूध की गतिविधि चालू हुई। तो यहां से आनंद के तहसील से जो काम शुरू हुआ वो आज 19 राज्यों में पहुंच चुका है। दूसरा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और विशेषकर कोऑपरेटिव सेक्टर ने उसको सोचना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है, बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल कर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचवा यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचवा मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते हैं। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का, सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के, जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करता है। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और अब बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने एक कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए।
आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा, इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आ जाएगा। ये सारी व्यवस्था भारत सरकार ने के कोऑपरेटिव मंत्रालय ने की है। मैं जब गृह मंत्री बना तब सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गया, देश का गृह मंत्री होना। सरदार पटेल साहब थे तो बहुत बड़ी बात होती है गृह मंत्रालय। मगर जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। आप सब भी कोऑपरेटिव से जुड़े हो, बहुत सम्मान के साथ काम करिएगा। आप लोगों को मिलकर अच्छा हुआ। मैं देश भर में 3-3 राज्यों की ऐसी 10 चौपालें लगाने वाला हूं, इसी प्रकार की खुलकर बात करना। और उसमें से आपके जो सुझाव आज कुछ आए हैं, ऐसे आएंगे, तो उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय का आगे का काम भी हम करेंगे। कुछ ऐसा लगता है तो मेरे नाम से मेरे घर के पते पर चिट्ठी भेज देना, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। और अगर कोई सुझाव नहीं है तो घर में अच्छा प्रसंग है तो निमंत्रण तो जरूर मुझे भेज देना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। ढेर सारी थकान, ढेर सारा तनाव, ढेर सारी चिंताएं जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप उतर जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल में पीड़ित परिवारों से मिले नड्डा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने बाढ़ में लापता और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी। नड्डा ने कहा है कि इस आपदा में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को मिलकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने राहत सामग्री वितरित की और विशेष राहत पैकेज का भी भरोसा दिया। लेंटर वाला घर था, ऊपर कच्चा घर था। उन्हें लगा कि हम नीचे जो 7 लोग जाते हैं पास जाते हैं और नीचे लेंटर वाला तो उस 9 किलो लेंटर पे इकट्ठा हो गया। फिर फोन पे बातचीत कर रहे थे कि पानी बढ़ गया, एक साइड के दूसरा उसके बीच में। और फिर लगभग 2:15 बजे के बीच में जब लास्ट बातचीत हुई कि अब हम नहीं बचेंगे, इतना ये लास्ट वर्ड थे उन सबके, जिसके साथ भी बातचीत हो रही थी। तो फिर भी करेंगे जमीन भी में लगभग 15 से 20 बीघा जमीन वहाँ पे वो खंडर बन गए। अब बड़े बड़े पत्थर गए, नुकसान हो गए थे। तो वही लास्ट बातचीत हुई और उनकी माता जी 13 में मिले, 13 पिताजी को
बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल की बाढ़ में बचे एकमात्र परिवार की दर्द भरी कहानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग इलाके में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और बादल फटने की घटना ने जिंदगी को जैसे थाम दिया है। गांव के कई हिस्सों में तबाही का ऐसा मंजर है कि अब वहां इंसानी जिंदगी के कोई निशान नहीं दिखते। एक स्थानीय निवासी ने बात करते हुए बताया है कि उस दिन ऐसा तूफान आया कि कुछ भी खड़ा नहीं बचा। हमारे मवेशी सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास 100 बकरियां और 4 गाय थी, सब खत्म हो गई हैं। अब वहां कुछ भी नहीं बचा। 3 घर भी खत्म हो गए हैं। अगर आप वहां का इलाका देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वहां कोई घर था। वहां 10 परिवार रहते थे, सिर्फ हमारा परिवार ही बचा। बताना चाहेंगे उस दिन क्या क्या हुआ था? उस दिन ऐसी तूफान आया कि भाई बिल्कुल कोई भी चीज वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ, जिसमें भेड़ बकरियां थी, गाय भी थी, हर एक चीज वहाँ पे आज की डेट में बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ है वहाँ पे। मेरे पास लमसम कोई 100 बकरियां थी, वो भी चला गई। उसके बाद 4 गाय थी, जर्सी गाय, वो भी चला गई। 3 मकान थे वहाँ पे, वो भी चला गए। 3 वहाँ पे हमारा परिवार 10 बंदों का था, सिर्फ वही परिवार बचा। गाय के कपड़े थे वही बचे और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। इस टाइम वहाँ देखा जाए तो वहाँ कोई ऐसा बोल नहीं सकते, वहाँ घर भी बने हुए थे, बिल्कुल साफ हो गया वहाँ पे। कितने के लोग बहन हैं? हाँ जी, ये लोग कितने बहन हैं? वहाँ 2 भाई, एक फादर मेरा रहता था। हाँ जी, 10 परिवार सारे थे हम, और 10 के हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कुछ नहीं बचा, हमारे जितने भी थे वो कुछ नहीं बचा वहाँ पे। हम सिर्फ हमारे परिवार बचे, हम बचे बस, और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। बाकी जो लोग हैं वो कहाँ ठहरे? बाकी लोग अभी हाँ, जो स्थानीय हमारा एरिया है, जहाँ हमारा गांव है, वहाँ पे हम ऊपर रह रहे हैं। वहाँ के हमारे एरिया में हर इंसान हमारी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वहाँ हमारे लिए हेल्प गांव वाले कर रहे हैं, हर चीज वहाँ गांव वाले कर रहे हैं, और हम वहाँ रह रहे हैं। जंगल है, वो जंगल के साथ वो एरिया है, वहाँ रह रहे हैं हम। सरकार से अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी बता रहे हैं कि भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर थोड़ा वहाँ रास्ता है ही नहीं। चलने फिरने के बाद दिक्कत है, रोडे ब्लॉक है, वहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। जब वहाँ पहुंचेगी तो सुविधा सरकार हर चीज बोल रही है कि भाई हम देंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। ऐसी बाढ़ आपने पहले भी कभी देखी? नहीं, ऐसी बाढ़ ना कभी हमने देखी, ना कभी आई। हमारा दादा परदादा वहाँ रहता था, वो भी वहाँ पे गुजर गए, मगर वहाँ ऐसी बाढ़ कोई नहीं आई। अब वो ऐसी बाढ़ आई कि वो जो देखने के लायक नहीं है। वहाँ जमीन मेरी थी, कम से कम 7-8 बीघे जमीन थी। वहाँ पे कोई भी एरिया नहीं बचा जमीन का जो कि वहाँ देखने लायक है। कि हम सरकार से मदद करेंगे कि भाई हमें कोई सुरक्षित जगह दिया जाए, वहाँ पे आप मौका किया जाए कि भाई वहाँ के हालात, ना जगह है, ना जमीन है, ना घर है, ना बाहर है। हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह मिले जाए, वहाँ घर भी मिले, वहाँ 2 रोटी कमाने के लिए हमारे लिए जमीन भी मिले। मैं जैसे यही उम्मीद करना चाहता हूँ सरकार से, ये है। बढ़ते अगली खबर क्या? दिल्ली में बारिश का अलर्ट। मिंटो रोड इलाके में हल्की बारिश। राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में आज दोपहर हल्की बारिश दर्ज की गई है। गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि आने वाले घंटों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी, जो स्वयं नाथ पंथ के अनुयायी और गोरखनाथ पीठाधीश्वर भी हैं, ने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए विशेष पूजा में भाग लिया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी।
बढ़ती खबर की ओर। ठाणे में लिफ्ट में फंसे पेंटर को एनडीआरएफ ने 15 घंटे बाद बचाया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निजी निर्माणाधीन इमारत की दीवारों पर पेंटिंग कर रहे एक व्यक्ति बिजली गुल होने के कारण लगभग 15 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने समय पर कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि पेंटिंग कर रहे व्यक्ति को अचानक बिजली चली गई, जिससे के बाद लिफ्ट बंद हो गई और वह अंदर फंस गया। उसके फंसे रहने की सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची और उसके बचाव के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। बढ़ती खबर की ओर। रामदास आठवले की दो टूक। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर सख्त रुख अपनाया है। रामदास आठवले ने कहा है कि भाषा के नाम पर दादागिरी कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आठवले ने साफ कहा कि हिंदी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दादागिरी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। आठवले ने यूपी के 2026 पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव में आरपीआई की भागीदारी की भी घोषणा की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, और इस संविधान का सम्मान हर राज्य में, हर देश में, हर व्यक्ति की तरफ से होना ही चाहिए। लेकिन हमारे मुंबई में मराठी के मुद्दे पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है, संविधान के खिलाफ भूमिका रखने का प्रयत्न हो रहा है। या मराठी भाषा का तो हर एक को अभिमान ही है, मराठी भाषा अपनी ही है महाराष्ट्र के लोगों की। लेकिन मुंबई आर्थिक राजधानी है और वहाँ मराठी लोगों के साथ साथ नॉन मराठी लोगों का भी योगदान मुंबई के कैरेक्टर को बदलने के लिए, इकोनॉमिक कैपिटल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है और इन थप्पड़ मारने के घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं और इसी तरह के थप्पड़ लगाने का प्रयत्न होगा तो मुझे लगता है यहाँ कोई मराठी का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा है। या मराठी पर हमारा प्रेम है ऐसे भी लोग बोल रहे हैं, और जो नॉन मराठी लोग हैं उसमें 80% लोग मराठी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर मराठी नहीं आती होगी तो उनको मराठी बोल नहीं तो उनको थप्पड़ लगाएंगे। ये मुझे लगता है कि कोई दादागिरी, गुंडागर्दी बिल्कुल मुंबई में नहीं चलेगी और इसीलिए ये घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं और वहाँ के नॉन मराठी लोगों की रक्षा करने का प्रयत्न जरूर हमारी तरफ से हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये उनको लगता है कि भाई अभी महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है और वहाँ उद्धव ठाकरे जी की छुट्टी वहाँ से होने वाली है, वह हमारी महायुति सत्ता में आने वाली है, वहाँ मुंबई महानगर पालिका पर हमारा झंडा लहरने वाला है। इसीलिए ये दो भाई कभी भी इकट्ठा ना आने वाले, ये दो भाई इकट्ठा आए हैं और महानगर पालिका को सामने रखकर मराठी वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न उनका है। लेकिन मराठी लोग हमारे साथ भी है, हमारे महायुति के साथ भी है, पूरा मराठी वोट उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा और महानगर पालिका के चुनाव में उनको लगता है कि हमारा फायदा होगा, लेकिन उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। महाराष्ट्र में दोनों एक साथ आए, लेकिन राज ठाकरे खाली भाषणबाजी करते, गुंडागर्दी करते हैं और वो कैंडिडेट खड़े करते तो उनका कैंडिडेट चुनकर आता नहीं है। उनके साथ कुछ लोग है, मतलब जो नौजवान लोग उनके साथ है, लेकिन वोट उनके पास नहीं है। उद्धव ठाकरे का जो वोट था वो पूरा खिसक चुका है। एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को साथ में लेकर हमारे महायुति के साथ आए और इसीलिए उद्धव ठाकरे के पार्टी के रोज लोग एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, इसलिए वो डर गए हैं। उनको लग रहा है कि भाई मुंबई महानगर पालिका हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए राज ठाकरे के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। बढ़ती खबर की ओर। गुरुग्राम में कई इलाकों में जल भराव, यातायात प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में जारी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में कई इलाकों में भारी जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है और लंबा जाम देखने को मिला है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जल निकासी के प्रयास जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने हालात और मुश्किल बना दिए। बढ़ती खबर की ओर।
सर्वोच्च सम्मान ब्रिक्स समिट कैसी रही पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा। पीएम मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर है। पीएम ने ब्राजील के दौरे के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यात्रा के अनूठे पल शेयर किए हैं। पीएम को ब्राजील में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। साथ ही पीएम की इस यात्रा के दौरान ब्राजील और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पहल भी की गई। पीएम मोदी ने ब्राजील के दौरे के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारत ब्राजील के बीच की दोस्ती और मजबूत किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम एकादशते ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चार तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर में भी महसूस हुए झटके। आज सुबह 9:04 पर हरियाणा के झज्जर जिले में रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र झज्जर में ही था और इसके झटके बिजली एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में भी तेज से महसूस किए गए। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मैं अपने कार्यालय में काम कर रहा था कि अचानक कंप्यूटर सिस्टम और पंखे हिलने लगे। यह बहुत डरावना था। हम भागकर बाहर निकले। भूकंप का केंद्र झज्जर में है, इसलिए हमें एक आफ्टर शॉक की आशंका है। मैंने पहले कभी ऐसा भूकंप महसूस नहीं किया था। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। पड़तेली खबर की ओर। प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं ऐसा, निशाने पर तेजस्वी यादव और आरजेडी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विशेष विरोध में महागठबंधन ने बुधवार को बिहार बंद का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार बंद के समर्थन में मार्च निकाला। कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी उसी गाड़ी पर चढ़ना चाहते थे जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस गाड़ी पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। इसी मामले को लेकर बिहार में राजनीतिक बहस गर्म हो गई है। जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता सक्रिय हो जो आरजेडी को चुनौती बैन पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी बैन पे पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनको धक्का दे रही है, वो नीचे गिर जा रहे हैं। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा।
इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए, इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है, जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। अब वक्त हो चलो खबरें की बात खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच